Assalamu alaikum. Well, the next disease that we have, it is a bit lengthy, but it is easy. So hang tight and keep listening, and it will be easy, inshallah. So the disease is diabetic retinopathy, which means the influence on retina of diabetes. So diabetes definitely बहुत से organs को damage कर रही है, बहुत सी जगह पे end organ damage करवा रही है, like kidneys में उसके overall body की vasculature पर negative effects आ रहे होते हैं. तो diabetes का retina के level पर या eyes के level पर जो एक bad influence है, हमने वो study करना है in the topic of diabetic retinopathy कि जो retinal changes आ रहे हैं in response to diabetes वो क्या है, ठीक है. So it's a non-inflammatory disease of the retina characterized by progressive dysfunction of the retinal vasculature. ठीक है, रेटिना की डिजीज़ है लेकिन मेनली वहाँ के वेस्कुलेचर को डिस्टर्ब किया हुआ है, क्योंकि डायबिटीज़ ओवरऑल भी बॉडी में आपको पता ही है कि किस तरह माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ करा रहे थे. जब वही माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ रेटिना के लेवल पे होने लग जाए तब वो बनती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी फेटल इस वजह से है कि ये ब्लाइंडनेस कॉज करा देती है, विजन लॉस कॉज करा देती है. ठीक है, सो सेकेंडरी टू क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया द प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ द रेटिनल वेस्कुलेचर इज कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी. ठीक है, और बस इसका इंट्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ विजन लॉस वर्ल्ड वाइड. ठीक है, इन ओल्डर एडल्ट्स. और जो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो इसको एग्रावेट कर सकते हैं, जो कोमॉर्बिड्स हैं जो इसको एग्रावेट कर सकते हैं, उनमें आ जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, ये जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होगी, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया. सो जो एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स हैं वो इसको एग्रावेट कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी एंड हाइपरलिपिडीमिया, ये बात होगी. अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं. अच्छा, इसके अलावा अनीमिया और स्मोकिंग भी इसको एग्रावेट करता है. तो किसी कोई पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है बट साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसको जल्दी उसका प्रोग्रेशन होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी का. ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं, क्यों माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ रेटिना में डैमेज कॉज करा रहे हैं, इसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है. तो अच्छा, इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, इसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि जो डैमेज है वो तो माइक्रोवास्कुलर लेवल पर ही है या रेटिना के वेस्कुलेचर के लेवल पर ही है, पर वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहे हैं. एक तो हो रहा है माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज और हो रहा है माइक्रोवेस्कुलर कैपिलरी ऑक्लूजन. ठीक है, एक जो डैमेज हो रहा है रेटिना के लेवल पर वो वेस्कुलर लीकेज की वजह से हो रहा है और दूसरा डैमेज हो रहा है वास्कुलर ऑक्लूजन की वजह से. तो जब वेस्कुलर लीकेज की वजह से वहाँ पर एडिमा डेवलप होगा, अब वही एडिमा फॉर एग्जांपल अगर मैक्यूला के पोर्शन को कवर कर ले जो कि विजुअल एक्यूटी का एरिया है, अगर मैक्यूला को फोविया को कवर कर ले वो लीकेज तो डेफिनेटली ब्लाइंडनेस हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन होगी तो उस एरिया में इस्कीमिया डेवलप होगा या इस्कीमिक हेमरेजेस होंगे वहाँ पर, या हेमरेजिक इन्फार्क्ट होंगे इन केस ऑफ लीकेज. तो उस केस में भी वहाँ के एरिया का डैमेज होगा, नेक्रोसिस होगा एंड अगेन ब्लाइंडनेस कॉज होगी. तो माइक्रोवेस्कुलर लीकेज एंड माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन आता है टू इंपॉर्टेंट माइक्रो एंजियोपैथिक फैक्टर्स या फीचर्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो माइक्रो एंजियोपैथिक चेंजेस है वो अफेक्ट करते हैं प्री कैपिलरी आर्ट्रियोल्स को भी, वेन्यूल्स को भी, कैपिलरीज को भी. ठीक है, तो जो अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोवेस्कुलर लीकेज क्यों हो रहा है और माइक्रोवेस्कुलर लीकेज की वजह से उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं. फिर हम देखेंगे कि माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन क्यों हो रही है और माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा पहले देख लेते हैं माइक्रोवेस्कुलर लीकेज क्यों हो रहा है. हमने कहा कि जितने भी कैपिलरी के लेवल की बात हो रही है कि माइक्रोवेस्कुलर कैपिलरी लीकेज क्यों हो रहा है, तो कैपिलरीज को कवर किया होता है या उनको सराउंड किया होता है पेरिसाइट्स ने, और पेरिसाइट्स रैप करते हैं कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स को एंड दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द कैपिलरीज, राइट. सो ड्यू टू डायबिटीज उन पेरिसाइट्स का लॉस शुरू हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनेरिज्म. डेफिनेटली अगर ये फॉर एग्जांपल एक कैपिलरी है उसको हमने पैरासाइट से कवर किया हुआ है तो अगर पैरासाइट लूज हो जाए तो इस एरिया से जो कैपिलरी होगी वो बल्ज कर जाएगी. ठीक है, तो द लॉस ऑफ पैरासाइट results in the microaneurysms, localized outpouching of the capillary walls and the breakdown of the blood retinal barrier leading to leakage. ठीक है, जब ये एनोरिज्म डेवलप हो जाएंगे और पैरासाइट भी बाहर नहीं है तो जो ब्लड रेटिनल बैरियर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा उसका, और यहाँ से कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाएगा. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोवेस्कुलर लीकेज के लॉस क्या हो रहा है पैरासाइट्स का. ठीक है, और माइक्रोवेस्कुलर लीकेज की वजह से होगा क्या, एक तो वहाँ पर रेटिनल एडिमा डेवलप हो जाएगा, एक्सुडेशन शुरू हो जाएगी फ्लूइड की, और रेटिनल हेमरेजेस हो जाएगी. तो रेटिनल एडिमा, रेटिनल हेमरेजेस एंड एक्सुडेशन आर एज रिजल्ट ऑफ कैपिलरी लीकेज या माइक्रोवेस्कुलर लीकेज. फिर बात करते हैं माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की. वो क्यों हो रही है, ऑक्लूजन तब होती है जब कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकंड हो जाती है. इसके अलावा जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स उनका डैमेज हो रहा है और डैमेज होने से उनकी प्रोलिफरेशन हो रही है शुरू. ठीक है, तो देयर इज अ थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, देयर इज अ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल डैमेज एंड प्रोलिफरेशन, देयर इज अ इंक्रीज स्टिकीनेस एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उनकी एग्रीगेशन की वजह से भी ऑक्लूजन हो रही है. इसके अलावा देयर इज इंक्रीज एग्रीगेशन एंड रोले फॉर्मेशन बाय द रेड सेल्स. तो रेड सेल्स की एब्नॉर्मैलिटी है, प्लेटलेट्स की एब्नॉर्मैलिटी है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है, एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज एंड प्रोलिफरेशन। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब इसी वजह से जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही प्रॉपर नहीं होगी ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑलरेडी ऑक्सीजन हो रही है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी नॉर्मल नहीं है, इसकी वजह से चेंजेस आएंगे। अच्छा जो चेंजेस, अच्छा RBCs में भी चेंजेस आ रहे हैं कि ऑलरेडी टोल्ड कि उनकी एग्रीगेशन ज़्यादा हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर नहीं होगी रेटिना में और वहाँ पे अगेन स्कीमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और स्कीमा की वजह से हमें फिब्रिनोलिटिक सिस्टम भी है वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। तो ये है माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की पैथोलॉजी की। माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की हो रही है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग की वजह से, एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन की वजह से, इंक्रीज थिकनेस एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से और एग्रीगेशन फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स की वजह से, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन रेड सेल एब्नॉर्मलिटी। खैर, अब माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन तो हो गई है, उसके नतीजे में क्या होगा? एक बात तो ये कि वहाँ पे हैमरेज तो नहीं होगा, ठीक है। हैमरेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीकेज नहीं है यहाँ पे ऑक्लूजन है। ऑक्लूजन से वहाँ पे बनता है कॉटन वूल स्पॉट्स। अब कॉटन वूल स्पॉट्स को हम सॉफ्ट एक्सुडेट्स भी कहते हैं। एक तो हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं ना, वो हम आगे देखेंगे। एक होते हैं सॉफ्ट एक्सुडेट्स। सॉफ्ट एक्सुडेट्स बनते हैं ड्यू टू इस्कीमिया नेक्रोसिस ऑफ द नर्व फाइबर। डेफिनेटली रेटिना के पोर्शन में कुछ नर्व फाइबर्स भी तो पड़े हुए हैं ना, जब उनकी नेक्रोसिस होता है, उनका डैमेज होता है, तो वो बिल्कुल एक से सॉफ्ट एक्सुडेट्स बना देते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स से बनते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्रोसिस एंड डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी वजह से होता है इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज को हम कहते हैं इरमा। इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज में बेसिकली एट्रोविनस शंट्स बन जाते हैं, विच मेक सेंस। जहाँ पर ऑक्लूजन होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए शंट्स तो बन नहीं है, तो आर्टेरियोविनस शंट्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। इसके अलावा चूंकि कुछ वेसल्स ऑक्लूड हो रही हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए न्यू वेसल्स भी बनेंगे, तो न्यू वास्कुलराइजेशन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन। जिसमें हम ये देखते हैं कि इस्कीमिक रेटिनल सेल्स रिलीज करते हैं वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से न्यू वेसल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो यही जो हमने तीन यहाँ पर और 3 यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं ना, ये इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन एंड इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवास्कुलर लीकेज, यही है पैथोलॉजी ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी कि इसमें रेटिनल एडिमा हो रहा है, एक्सुडेशन हो रही है, रेटिनल हेमरेजेस हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट्स बन रहे हैं, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज हो रही हैं और वास्कुलर न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही है। तो यही 6 चीज़ें पैथोलॉजी हैं किसकी? डायबिटिक रेटिनोपैथी की। ये बात होगी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी में विजन लॉस क्यों हो रहा है? विजन लॉस तब होता है जब मैक्यूला का पोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैक्यूला का पोर्शन या फोविया का पोर्शन जो मैक्यूला में पड़ा हुआ है वो ही इन्वॉल्व होता है ना इन द विजुअल एक्टिविटी। तो विजुअल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी जब मैक्यूला का पोर्शन इन्वॉल्व होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि मैक्यूलर का पोर्शन कैपिलरी लीकेज में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैक्यूलर एडिमा हो जाएगा, मैक्यूलर एक्सुडेशन हो जाएगी, मैक्यूलर हेमरेज हो जाएगा। इसके अलावा मैक्यूलर का पोर्शन कैपिलरी ऑक्लूजन में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या होगा? मैक्यूलर इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया इंड्यूस न्यू वास्कुलराइजेशन होगी, जो फिर विट्रस हेमरेज कॉज करा सकती है, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट कॉज करा सकती है और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा कॉज करा सकती है। ये ही तीनों फीचर्स ना आप आगे जाके ना एडवांस डायबिटिक डिजीज़ में भी देखेंगे कि जब भी ऑक्लूजन हुई, ऑक्लूजन नतीजे में न्यू वास्कुलराइजेशन हुई। न्यू वास्कुलराइजेशन जब होती है तो वो उसमें ना फाइब्रस कंपोनेंट ज़्यादा होता है और एंडोथेलियल कंपोनेंट कम होता है, ठीक है। तो वो फाइबर वास्कुलर ट्रैक्शन डालती है, तो उसकी वजह से ना विट्रस हेमरेज शुरू हो जाता है, विट्रस ह्यूमर में हेमरेज हो जाता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाती है इन द आइरिस रीजन, जिसमें से ग्लोकोमा भी हो जाता है। तो कैपिलरी लीकेज से ये कुछ हुआ, कैपिलरी ऑक्लूजन से ये कुछ हुआ, उन दोनों के नतीजे में ब्लाइंडनेस होनी है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी की? तो अर्ली स्टेज में तो एसिम्प्टोमेटिक होती है, ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्यूला की वजह से विजन लॉस होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और सडन विजन लॉस भी हो सकता है ड्यू टू विट्रस हेमरेज। अगर विट्रस हेमरेज होगा तो एकदम से विजन लॉस हो जाएगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता मैक्यूला का पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रोग्रेसिव विजन लॉस होगा, ठीक है। और साइंस हमने जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की उनको क्लासीफाई किया डिफरेंट वेज में। अच्छा, अगर ना उनसे आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वो या तो आपसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पूछेंगे या कन्वेंशनल का टर्म यूज़ कर देंगे। तो अगर कन्वेंशनल का वर्ड यूज़ हुआ है या क्लिनिकल क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज़ हुआ तो आपने ये 6 क्लासिफिकेशन की आपने लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये 6 टाइप्स में हमको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछें ETDRS क्लासिफिकेशन, वो अलग है। याद रखना कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी की अलग है और ETDRS क्लासिफिकेशन इसकी अलग है, ठीक है। तो ये हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।